नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान लाहौर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज 4th ग्रेड साइंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। हमने पीछे वाले में मानव शरीर स्टार्ट किया था और ब्लड तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं आगे पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र से लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी बात कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 10 मीटर होती है। क्या याद रखना है, आहार नाल की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। और पाचन सामान्यतः कितने घंटे में होता है, 5 से 6 घंटे में पाचन होता है। और आहार जाने का क्रम रहेगा तो वो मुख से जाता है, फिर गर्शिका में रहेगा। ध्यान रखना, मुख से पाचन शुरू हो जाता है। और जो प्रोटीन और वसा का पाचन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है अमाशय में। उसके बाद में छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय और गुद्दा द्वारा त्याग दिया जाता है। ये हमारे आहार जाने का क्रम है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख से पाचन शुरू है और अमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन शुरू हो जाता है। गर्शिका में कहीं पर भी पाचन नहीं होता है। ध्यान रखिए, अधिघर्षणी का काम रहेगा, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकती है। अब छोटी आंत में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और वो भी कहाँ पर, ग्रहणी में मैक्सिमम डाइजेशन होगा। और शेषांतर में क्या होता है, पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है बड़ी आंत में। तो हमें क्या याद रखना है, मुख से पाचन शुरू, प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय से, ग्रहणी में मैक्सिमम डाइजेशन, और जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है बड़ी आंत से। अब है मुख में पाचन शुरू होता है तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं भाई, तो मुख में लार बनती है। लार का पीएच मान होता है 7.2 जो कि क्षारीय है। और लार में 2 एंजाइम बनते हैं, एक टाइलिन है और एक लाइसोजाइम है। ये याद रखना है कि जब भी हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो मुख में से हमारे क्या निकलती है, लार निकलती है देख करके, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी सब्जियाँ, अच्छे अच्छे पकवान देखने को मिलेंगे, मिठाइयाँ देखने को मिलेगी, माल मिलेगा देखने को, तो हमारी लार आएगी और हम उसको किससे साफ कर लेंगे, टाई से साफ कर लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार्च को एक बार माल्टोज में बदलना पूछा गया है और एक बार पूछा गया है स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारे मुख में लार आई क्यों, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी मिठाई देखी, माल देखा, तो टाई से हमने पूछ लिया है। और लाइसो का मतलब ये होता है नष्ट करना। तो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइसोजाइम करता है, जो कि लार में पाया जाता है। अगले पाचन पढ़े तो अमाशय में पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में अमाशयिक रस या जठर रस जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो एंजाइम पाए जा रहे हैं वो है पेप्सी। तो याद रखिए, अम्मा होती है हमारी, मम्मी बोल सकते हो अम्मा। हम बच्चों को क्या कहते हैं कि चलो कोई नहीं भाई, बच्चे को पेप्सी पिला दो, तो पेप्सी के लिए अम्मा बोलती है। प्रो का मतलब होता है पहले, तो प्रोटीन का पाचन होता है, ध्यान रखना। और हम रोते हैं तो रोते रोते ही पढ़ना इसको, रेनिन। तो रोते हैं तो माँ क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तो दूध का पाचन रेनिन करता है। तो गाय के बछड़ों में और मनुष्य के बच्चों में क्या बनता है, रेनिन बनता है। जैसे जैसे वयस्क होता है ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, ध्यान रखना। वयस्क में नहीं बनता है एंजाइम, वयस्क में नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि कौन सा एंजाइम वयस्क में बनना बंद हो जाता है या नहीं बनता, तो वो रेनिन नहीं बनता है। कई जगह पनीर उत्पादन में भी रेनिन काम में लिया जाता है। तो ये एसएससी रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पनीर उद्योग में कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है, तो रेनिन काम में लिया जाएगा। कैसे याद रखना है, अम्मा ने पेप्सी पिलाई है, सबसे पहले को प्रो बोला जाता है, तो पेप्सी पहले पिलाई तो प्रोटीन का पाचन। फिर बच्चा रोता है, रे 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 करता है, तो हम क्या पिला देंगे, दूध पिला देंगे। तो दूध का पाचन किसके, कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन। और यही पनीर उत्पादन में काम में लिया जाता है। अब सबसे ज़्यादा पेट में अम्लता या एसिडिटी किसके बनती है भाई, अम्मा की ही बनती है। लगभग हर किसी की मम्मी के जरूर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो याद रखना है, अम्मा की क्या बनती है, पेट की अम्लता बनती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से बनती है भाई। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से बनती है। तो पेट में अम्लता का कारण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके लिए हम एंटासिड पीते हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हुए, एल्यूमिनियम हुए, इनके हाइड्रॉक्साइड पिए जाते हैं भी, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एंटासिड काम में लिया जाता है। अब आगे पढ़े ग्रहणी में पाचन। तो ग्रहणी में देखो, एक तो बन रहा है पित्तरस। तो पित्तरस का निर्माण हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, यकृत में होता है। और संचय कहाँ होगा,
पित्ताशय में होगा। और पित्तरस सिर्फ भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। देखिए पित्तरस क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। इतना ज़्यादा नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट, बस ये पूछेगा पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। इतना पढ़ लेना आप लोग। अग्नाशयिक रस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम में। आरएस में भी यहाँ से उठा हुआ है अग्नाशयिक रस में से। ये 3 प्रकार के एंजाइम रहेंगे। एक है लाइपेज, लाइपेज करता है वसा का पाचन। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को का पाचन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो ट्रिप्सिन। और अभी के लिए आप एमाइलेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। 4th ग्रेड में पाचन में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको एंजाइम पढ़ के जाने, अगर पेपर का लेवल अच्छा रखता है तो यहाँ से क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है, सबसे पहले लार में 2 है, फिर अमाशय में 3 है, और फिर हम पढ़ रहे हैं ग्रहणी। ये ग्रहणी में पाचन, तो ग्रहणी में कितनी है, 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि लाइपेज है, ट्रिप्सिन है और एमाइलेज है। पित्तरस हम लीवर में पढ़ के आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ये याद रखना है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में। और अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बांटता है या बदलता है। अब चलिए पढ़ते हैं हम भोजन के बारे में, पोषण के बारे में। देखो पोषक तत्वों के आधार पर 2 प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। एक होते हैं मुख्य रूप से हमें चाहिए भोजन में पूरे दिन में, और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे विटामिन हो गए, खनिज तत्व हो गए, जल हो गए ये। तो अभी संतुलित आहार के बारे में पढ़े, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा 3 चीज़ें हमें जरूरी है मुख्य रूप से। और बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा पूछ लेता है, तो ये होती है 1/5, 3/5 और 1/5। हमें पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 3/5 है। इनका टोटल करोगे तो आपका मान 1 आएगा। तो यही संतुलित आहार का बैलेंस डाइट बोलते हैं कि प्रोटीन 1/5 रहे, कार्बोहाइड्रेट 3/5 और वसा क्या रहे, 1/5 रहे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन क्या है, कार्बनिक रहेंगे, घटक रहेंगे। इनमें कार्बन पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात किस में क्या पाया जाता है, तो आप लिख लेना कि इसमें CHO पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में, 1:2:1 में पाया जाता है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज आपकी शर्करा कार्बोहाइड्रेट रहती है, ठीक है। अब ग्लूकोज का अगर जमाव होता है, जैसे हम रात को खाते हैं, खाना खाने के बाद में अगर ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों में जमाव रहेगा, जिस वजह से रोग हो जाता है डेंटल केरी, दंत क्षय रोग। ये के पेपर में पूछा हुआ है, डेंटल केरी किसके जमाव से हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के कणों के जमाव से हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या रहता है, तो हमें अनाज, केले और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खिलाड़ी या एथलीट तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट उत्ती कितने प्रकार की है, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के भी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जब आरएस वगैरह के क्वेश्चन में उठे तो डाइसेकेराइड से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो याद कैसे करना है, आप इनमें से एक याद कीजिए, डाई, मोनो अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी अगर पढ़ते हो चलो मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम पूछे तो जी से ग्लूकोज, जी से ग्रेप्स, ग्रेप्स को ही बोला जाता है द्राक्ष। फ्रैक्टोज, एफ से फ्रैक्टोज और एफ से क्या है, फ्रूट, तो इसी को फल शर्करा से शहद शर्करा बोला जाता है। ये इसको पढ़ के देखो, गेला गेला, गैलेक्टोज गैलेक्टोज, गेला, गेले बंदे की क्या नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, तो इसको ब्रेन शुगर बोला जाता है। गैलेक्टोज को क्या बोला जाता है, ब्रेन शुगर। अब है माल्टोज, माल से याद रखना है मक्का, मक्का, गेहूं, जो में कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज पाई जाती है। सू का मतलब होता है गुड फ्रेंड या अच्छा, सू का मतलब क्या होता है, अच्छा। और अच्छा वही है जो घर पर गए हुए को क्या पूछे, चाय पूछे, और चाय पूछेगा तब वो क्या करेगा, टेबल के ऊपर आपको चीनी रख करके देगा कि जितनी चाहिए आप उतने डाल दो, तो टेबल शुगर या टेबल शर्करा भी कहा जाता है इसको। और लैक्ट का मतलब होता है दूध, तो इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब याद करना है, देखो
माल्टोज क्या होता है, याद रखो हमारे शहर में क्या है, मोल है, तो मोल है तो आप क्या कहोगे, जी, हाँ जी हाँ जी, या जी जी मोल है, तो जी से हो जाएगा ग्लूकोज और जी से ग्लूकोज, ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी। सू का मतलब हम जानते हैं अच्छा होता है, सू का मतलब क्या होता है, अच्छा, और हम कहेंगे भाई हमारा क्या है, एक अच्छा फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज क्या होता है, सुक्रोज होता है, और सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। अब याद रखो कि गैले बंदे को क्या देना है, दूध देना है, गैले बंदे को क्या देना है, दूध देना है, और दूध के साथ ग्लूकोज वाले बिस्कुट भी दे दो, तो लैक्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड पढ़े तो पॉलीसैकेराइड में आप एक इंपॉर्टेंट लगाना, ग्लाइकोजन। कई बार ये पूछ लेता है निम्न में से पॉलीसैकेराइड का उदाहरण बताइए, तो वो रहेगा ग्लाइकोजन। अब पढ़ें आगे, तो मनुष्य में जो भोजन है वो मांसपेशियों और लीवर में संचय होता है। मनुष्य में भोजन मांसपेशियों में लीवर में संचय होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, जो आपका पॉलीसैकेराइड है, तो क्या हमने पढ़ रहे हैं वो सारे अभी कार्बनिक घटक पढ़ रहे हैं, तो प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। ये कहाँ पाया जाता है, पादपों की पत्तियों में, आपके कपास के जो टिंडे होते हैं उनके अंदर, कपड़ों में, कागज में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज का पाचन मवेशी कर पाते, हम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मवेशियों में ई कोलाई पाया जाता है। कैसे याद रखना है, मवेशी हम जानते हैं, मवेशी को चारा डालते हैं हम, कोल्हे में डालते हैं, छाबड़िया जिसको बोलते हो आप, तो वो किस आकृति का होता है, बट्ठड़ वगैरह कोल्हे की आकृति का होता है। तो ध्यान रखिए, मवेशी इसका पाचन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्या पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है, और सेलुलोज होते हैं बीटा ग्लूकोज के बहुलक। तो आप इतना ध्यान रखने ना कि प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, वो है सेलुलोज, और मवेशी इसका पाचन क्यों कर पाते हैं, ई कोलाई की वजह से। ये जेल प्रेरी के पेपर में आ गया था। ठीक है, मवेशी इसका पाचन ई कोलाई की वजह से कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन ये RS IS सब में पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन होता है अमीनो अम्लों के बहुलक। प्रो का मतलब ही होता है पहले। तो याद रखिए, मैंने जैसे मैं याद किया, मैं कहता हूँ मेरे लिए सबसे पहले मेरा भाई है, मेरा भाई, MB याद रखो, मेरा भाई सबसे पहले है। प्रो का मतलब ही होता है पहले, मेरा भाई पहले है, तो M से हो जाएगा मुल्टर और B से हो गया बर्जीलियस। खोज की मुल्टर ने, नाम दिया बर्जीलियस ने। अभी तक 20 प्रोटीन खोजे जा चुके हैं, 10 शरीर के अंदर बन जाते हैं और 10 हमें लेने पड़ते हैं। प्रोटीन क्या करता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। जो जिम जाते हैं या पहलवान होते हैं वो मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, हमने क्या कहा था, मेरा भाई सबसे पहले है, तो मेरा भाई याद रखो, मेरा भाई या मेरा कुमार, जैसे मेरे भाई का ही नाम है मनोज कुमार, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, M के रोग हो जाता है। मेरा भाई पहले तो मुल्टर और बर्जीलियस हो गया, और मनोज कुमार हो गया, तो M से हो गया मेरोस्मस और K से हो गया क्वाशियोकोर। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं, मेरोस्मस और क्वाशियोकोर। ये पेपर में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी दालों में पाया जाता है, तो सोयाबीन, राजमा और रागी में, और ये परसेंटेज भी पूछ लेता है तो 46% पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, सोयाबीन, राजमा और रागी में। उसके बाद में जो अन्य दालें आ गई, चने की दाल वगैरह, उड़द की दाल, इनकी बातें करें तो इनमें है 26%। उसके बाद में मछली में 20%, और फिर जो बचे हुए है वो है दूध, अंडा और पनीर में पाया जाता है। पेपर में एक बार पूछा गया कि अंडे का जैविक मान कितना होता है, 100 होता है, और सर्वाधिक जैविक मान अंडे का ही होता है, इसलिए पूछा गया था। तो अंडे का जैविक मान सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 100। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया, प्रोटीन भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वसा। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो वसा से मिलती है, इसीलिए भूख हड़ताल के समय किसका सेवन किया जाता है, वसा का सेवन किया जाता है। और वसा, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो होता है 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 9.3 किलो कैलोरी। और ये अच्छे पेपर के लिए होते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है कि अलसी का तेल क्या है, ओमेगा 3 टाइप की वसा होती है,
तो इतना डीप हमारे जाने की जरूरत नहीं है फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग। बस आप ये याद रख लेना कि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी होता है और भूख हड़ताल और उपवास के समय वसा का सेवन करते हैं। खिलाड़ी खेल से पहले वसा का नहीं, लिक्विड का नहीं, लिक्विड पढ़ते हैं हम, लिक्विड लिपिड होता है वैसे, लिक्विड पी लेते हैं नहीं, कार्बोहाइड्रेट पीते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है शर्करा या ग्लूकोज। खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेगा, भूख हड़ताल में वसा का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं भाई विटामिन के बारे में। हमने मुख्य तत्व तो पढ़ दिए, प्रोटीन पढ़ दिया, वसा पढ़ दिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ दिया। अब जो मुख्य रूप से के बाद में जो स्थूल है या माइनर है, जो शरीर में ना मिले तो हम बाहर से ले सकते हैं, उनकी बातें करें तो विटामिन है भाई। तो ये याद रखो कि आपकी उम्र हो गई है और आप हाँफ रहे हो तो आपको बच्चे कहेंगे या साथ वाले कहेंगे कि विटामिन खाया कर, तो हाँफने लग गया। हाँ से हो गया ओपिंक्स खोज की, और एफ से क्या हो गया फंक। तो ओपिंक्स और फंक याद रखने हैं। विटामिन 2 प्रकार के हैं भाई, एक जल विलय और एक वसा विलय। सब सही पेपर में चलता है तो यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है। इन दोनों से ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, जल पर एक जीव तैरता है जिसका नाम होता है भैंस। तो जल में भैंस तैरती है, ये याद रखो। तो बी से हो जाएगा विटामिन बी और स से हो जाएगा विटामिन सी। तो जल विलय विटामिन है बी और सी। वसा विलय जो बच गए ए डी ई के, ये क्या होते हैं, वसा विलय विटामिन होते हैं। नेक्स्ट पढ़ें तो जो विटामिन है इनके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग पूछ लिए जाते हैं। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। तो यूं याद कर सकते हो कि बचपन से ही हमने ए को तो रटा है से हो जाएगा रेटिनोल और रे से ही हो जाएगा रतौंधी रोग। इसको क्या होता है कि जो शाम का समय होता है या अंधेरा होने लगता है तो आदमी को धुंधला दिखाई देने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। एक रोग हो जाता है आपका कैरेटोमलेशिया रोग। कैरेट का मतलब ही होता है गाजर। नहीं कहते आंखों की कमजोरी हो तो हम कहते हैं भाई गाजर का जूस पिया करो। तो कैरेटोमलेशिया रोग हो जाता है और आंखों का पानी सूखने लग जाता है। तो आंखों का सूखापन भी किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, जिसको जीरोफ्लेमिया रोग बोला जाता है। चलिए B1 है, विटामिन बी की कमी से पूछ ले तो बेरी है, और बी को डिफाइन कर दे तो याद रखना है एक थी डायन जो क्या थी, बेरी थी, बेरन थी या बेरी थी, एक थी डायन। एक थी से हो जाएगा एक विटामिन ए B1, थी से थियामिन और क्या हो गया बेरी रोग। B3 क्या है, नया देखा था, 3G याद करो, 3G नया देखा, सबसे पहले देखा तो पेलाग्रा हो गया, नियासिन और पेलाग्रा। B12 इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एकमात्र आपका विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो वो है कोबालोमिन में। इससे रोग हो जाता है एनीमिया रोग या पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी से है सी से स्कोर्बिक एसिड, से ये बन जाएगा आगे स्कर्वी रोग जो कि मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी से याद रखना है, डी के देवेंद्र कड़वासरा में पढ़ा ही रहा हूँ तो डी के याद रखिए, डी से हो जाएगा विटामिन डी और के से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। बच्चों में तो क्या हो जाता है, रैकेट्स हो जाता है। यूं याद रखो कि हड्डियां यूं मुड़ जाती है या फिर नीचे की तरफ यूं बाहर की तरफ मुड़ जाती है और फिर क्या बन जाता है, ये देखो रैकेट बन जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रैकेट्स रोग हो जाता है। और बड़ों में पूछ लिया जाए तो ओस्टियोमलेशिया, हमने शुरुआत में पढ़ा था हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओस्टियो। तो वयस्क में विटामिन डी की कमी से हो जाता है ओस्टियोमलेशिया रोग। अब पूछे जाए ई का वैज्ञानिक रासायनिक नाम बताइए तो याद रखो घर किससे बनता है, इंटों से बनता है। जब बच्चे हो तब बनता है, सबसे पहले इंटों से घर बनेगा, फिर बच्चे होंगे तो घर कहलाएगा, है ना। तो अगर इंटों से घर तो बना लिया, अब बच्चे नहीं हो रहे तो हमारा घर नहीं है। तो बच्चे होना नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुषों में तो नपुंसकता और महिलाओं में बांझ बना जाता है। तो इंटो याद रखो, विटामिन ई से टो से क्या हो गया, टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। और रक्त का थक्का नहीं बनता है वे विटामिन के की कमी से। अब विटामिन ए का स्रोत हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट रखना, मछली का तेल है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत रहता है। उसके बाद में है गाजर, आम और पपीता बोल सकते हो या पीले फल बोल सकते हो। अब विटामिन सी का स्रोत है सिबकथॉर्न, जिसको हिमालय का सोना बोला जाता है।
उसके बाद में आंवला होता है, नींबू होता है, अमरूद होता है या खट्टे फल बोला जा सकता है। एक क्वेश्चन बन जाए कि एक व्यक्ति सदैव ही अनाज, अंडा और दूध का सेवन करता है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है? तो याद रखना विटामिन उसके सी की कमी हो जाएगी, क्योंकि अनाज, दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अनाज, दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा व्यक्ति जो सदैव ही या लंबे समय से अनाज, अंडा और दूध का भी सेवन कर रहा है तो उसमें किस विटामिन की कमी होगी? तो विटामिन सी की कमी होगी। विटामिन डी का स्रोत होता है वो है मछली का तेल, दूध और अंडा और यकृत में। और विटामिन डी को ही बोला जाता है धूप का विटामिन। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा था? सी था। और सी क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ध्यान रखना, कैंसर को रोकता है। हार्मोन की तरह कौन सा कार्य करता है विटामिन? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़ भी, विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। इसी को ही धूप का विटामिन बोला जाता है। लीवर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन ए बनता है और ये संक्रमण रोधी होता है, इन्फेक्शन को रोकता है। भाई लीवर में किन से विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का। कैंसर रोधी विटामिन या प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? वो है विटामिन सी। तो ये थोड़ा सा हमने विटामिन के बारे में भी पढ़ लिया। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं खनिज तत्वों पर। खनिज तत्वों में है सबसे पहले जल। तो मानव शरीर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है पूछ लिया जाए तो वो जल पाया जाता है 60 से 70%। और जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन नहीं होता है। वो तो सूत्र से ही पता चल रहा है H2O, कहीं भी सी नहीं दिख रहा। तो आप कर देना भाई, सबसे ज़्यादा शरीर में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो जल पाया जाता है 60 से 70%। और जल क्या करता है? ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से रोग सभी जानते हैं, घेंगा या गलगट रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक होता है पोटेशियम आयोडेट, भूल करके भी सोडियम क्लोराइड मत कर देना, वो साधारण नमक होता है। तो आयोडीन युक्त नमक का नाम क्या है? पोटेशियम आयोडेट, सूत्र होता है KiO3। चलिए, आयरन की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया रोग। और एनीमिया रोग हो जाए तो सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? ध्यान रखना, मेथी करना, पालक साथ में आएगा ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है मेथी में, उसके बाद में पाया जाएगा पालक में, फिर सेब और गुड़ में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा आयरन का स्रोत क्या है? वो मेथी है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फास्फोरस या फ्लोराइड से क्या हो जाता है पानी में? तो कमज़ोर दांत होंगे और कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती है, वो अस्थियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। किस वजह से? फास्फोरस की कमी से हो जाती है। ध्यान रखिए, फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमज़ोर दांत व हड्डियाँ। मूत्र का पीला रंग का कारण होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, क्योंकि यूरिन को ही मूत्र बोलते हैं, ये याद रखो। तो यूरोक्रोम, क्रोम का मतलब होता है रंग। तो यूरोक्रोम रंग, यूरोक्रोम कारण है मूत्र के पीले रंग का। मानव जब मूत्र त्यागता है तो ध्यान रखिए उसमें यूरिया होती है, तो इसीलिए मानव को यूरिया उत्सर्जी प्रजाति कहा जाता है। भाई नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो किडनी से, गुर्दे से, वृक्क से। भाई तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? वो नेफ्रॉन है। अच्छी बात है, थोड़ा देख लेना कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। ये क्या करता है भाई? गुर्दे शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो जिन साथियों ने अभी तक शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर इसका पहला पार्ट है। हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट में 4th ग्रेड की साइंस पूरी कवर कर ली जाए, या 4 वीडियो हो, ताकि लंबे वीडियो भी ना चले, आपको छोटे छोटे देख सको। और आपको इनसे 5 क्वेश्चन पक्के मिल जाएंगे इन्हीं नोट्स से। तो ये थ्योरी के साथ में पढ़िए। कोई भी यूट्यूब पर आ रहा है वो PYQ या MCQ से पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन छूटने के चांसेस रह सकते हैं। यहाँ पूरी थ्योरी कवर की गई है, शॉर्ट और स्वीट। और नोट्स आपको जिसको चाहिए तो आप मेरे को नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो ये नोट्स आप प्रिंट ले सकते हो, या इस वीडियो को आप खुद नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मन लगाकर तैयारी कीजिए, पक्का आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है और साथ बनाए रखना है। ठीक है, चलिए अब वापस से पढ़ाई पर आते हैं। पढ़ते हैं हम कोशिका के बारे में। देखो, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु है, और सबसे छोटी है शुक्राणु। ठीक है, और कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटो का मतलब होता है कोशिका, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक और क्रुक ने। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए तो वो है तंत्रिका कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका भी। मानव शरीर में सर्वाधिक पदार्थ, अभी भी पढ़ के आए, कौन सा होता है? जल होता है, 60 से 70%। अब कोशिका के भाग पढ़ने स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम, सीधे याद रखना है राइबोसोम। राइबो से पढ़ो रायतो, सबसे पहले रायता दिया जाता है। भी पहले से याद रखना है, पैलेडे। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे ने की। इसी को ही प्रो बोला है कि नहीं बोला? हमने कहा पहले दिया जाता है राइतो, तो प्रो का मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री है। भी सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का इंजन या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम के लिए याद रखना है राइबो, तो राइतो याद रखो। राइतो सबसे पहले देना है, तो खोज की पैलेडे ने। पहले कोई बोला जाता है प्रो, तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई, इसका मतलब प्रोटीन का संश्लेषण का केंद्र हो गया। और कोशिका का इंजन बोला जाता है। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? भी कोशिकांग वो है राइबोसोम। अब पढ़े लाइसोसोम। लाइसो का मतलब ही होता है नष्ट करना। याद रखिए, लाइसो का मतलब क्या है? नष्ट करना। किसी को नष्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। यही याद रखो कि इसको डुबा दिया हमने। तो खोज की डी डुबे ने। और खुद बताओ, जो नष्ट कर रहा है वो क्या होंगे? एटम बम होंगे या आत्मघाती होंगे। तो लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका का एटम बम। ये इसमें पाई जाती है आत्मघाती थैलियाँ। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। कोशिका का एटम बम किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैलियाँ कहाँ मिलेगी? लाइसोसोम में। अब है गाल्जी काय। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तो यही से उठा जाता है कि गाल्जी काय की खोज किसने की? तो खुद नाम ही इसी से मिला है, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, अब लगभग गाली निकालते हैं हम, कहते हैं ना माँ की गाली मत निकालना भाई। तो इसी को बोला जाता है कोशिकाओं की माँ। और माँ क्या करती है? पूरा का पूरा सिस्टम का प्रबंधन करती है। तो यातायात का प्रबंधन कौन करता है? तो गाल्जी काय करता है। तो इसीलिए इसको बोला जा सकता है कि यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो सभी कोशिकाओं की माँ याद रखना है। किसको बोला जाता है? गाल्जी काय को। कैसे याद रखना है? माँ की गाली नहीं देनी है। और गाल्जी काय से ही खोज अपने आप ही ऑप्शन में ही मिल जाएगा, कैमिलो गाल्जी। तारक काय भी। तारक काय है तो खुद बताओ, खेत के चारों तरफ तार करते हैं राजस्थान में। वो हम इसलिए करते हैं कि कोई हिरन नहीं घुस जाए, कोई रोज नहीं आ जाए, कोई अन्य जीव ना आए। तो लगभग ये तार कसने वाले या रोज वगैरह से केयर करने वाले क्या होते हैं? बावरी होते हैं। तो यही याद रखना है, बावरी। तो तारक काय की खोज की बैंडेन ने, क्योंकि तार इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे खेत में कोई बैन हो जाए, कोई अंदर ना आए। तो खोज की बैंडेन ने, और नाम दिया है बोवेदी ने। बस इतना ही ध्यान रखना है तारक काय की। अंतःध्रुवीय जालिका की खोज किसने की? पोर्टर ने की थी। परिवहन में सहायता करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों न छोड़ के जाओ तो छोड़ सकते हो, गाल्जी काय मत छोड़ना, एक राइबोसोम मत छोड़ना, दोनों थोड़ा पढ़ के जाना। अब है रिक्तिका। जंतु में छोटी होती है या होती नहीं है? तो रिक्तिका की वजह से ही पादपों में क्या होता है? केंद्रक साइड में होता है, क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है। तो मरुद्भिद पादपों में सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए तो है रिक्तिका। और जलोदभिद में खुद बताओ, जो जल में ही रह रहा है तो उसको रिक्तिका की जरूरत नहीं है। तो या तो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है भी। तो मरुद्भिद पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? रिक्तिका पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वो की थी आल्टमैन ने। नाम दिया था सी बेंडा में। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? बचपन से ही पढ़ा है हमने, जब साइंस अच्छी समझ में आने लगी तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा हुआ है। तो कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है भी, तभी तो पावर हाउस है। तो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ऊर्जा की मात्रा क्या है? तो वो होती है ATP। ठीक है, और एक ATP में कितनी ऊर्जा होती है? 7.3 किलो कैलोरी।
तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। आरएस के पेपर में भी पूछा गया हुआ है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की मुद्रा है, तो वो एटीपी है। एटीपी को एटीपी में तोड़ते हैं, तोड़ते ही ऊर्जा बनती है भाई। तो एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है। एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी होता है। अब केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तीनों में खुद का डीएनए पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किसका खुद का डीएनए है, केंचुए का डीएनए होता है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक तीनों में ही क्या है, खुद का डीएनए है। पादपों का रसोई घर बोला जाता है हरित लवण को या हरित लवक को। पर्णहरित में धातु पूछ ली जाए तो याद रखिए मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। अगर ऑप्शन में केंद्रक नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट करना, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कर देना भाई। तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या कौन सा पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है भाई कोशिका में। पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। क्वेश्चन आया हुआ है पत्तियों के हरे रंग का कारण बताओ, तो वो है पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब ही होता है हरा, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। अब पढ़ते हैं हम श्वसन के बारे में। श्वसन देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अमीबा का श्वसन अंग क्या है। अमीबा सांस लेता है सामान्य सतह से, जीवाणु लेते हैं मीजोसोम से, कीट का नाल तंत्र रहता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मछली गिल या गलफड़ों से लेते हैं। हम है पक्षी और हम स्तनधारी, हमारा जो श्वसन का अंग रहेगा वो होते हैं फेफड़े। तो कीट का नाल तंत्र याद रख लेना और पक्षी और स्तनधारियों का फेफड़े इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार श्वसन अंग ही पूछ लेता है या इनका मिलान करा लेता है। अब एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मानव श्वसन लेता है तो बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताओ। तो देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस बताइए, कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। जब हम श्वसन लेंगे तो जितनी वायुमंडल में है सारी की सारी हमारे अंदर लेंगे भाई, 78%, 21%, 0.03%। जब श्वसन लेने के बाद में जब श्वसन को छोड़ेंगे तो निकलते वक्त क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहेगी 78%। ऑक्सीजन तो खुद बताओ हमारे खून में परिवहन की तरह काम करेगा, घुल जाएगी बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कितनी मिलेगी, बाहर निकलेगी तब 17%। हम मानव जानते हैं कि मानव क्या करता है, श्वसन क्रिया के दौरान CO2 का निष्कासन करता है। तो इसका मतलब 0.03% से कितनी निकलेगी, 4%। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग जनता सोचती है नाइट्रोजन 78 है तो कम होगी या ज़्यादा होगी, ध्यान रखो उतनी की उतनी आती है। CO2 ध्यान रखिए कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। तो ये एक टेबल इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा देख लेना। चलिए आगे पढ़ते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक के अध्ययन को बोला जाता है कैरियोलॉजी। यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन उठता है, CET में भी पूछा गया है, RS में पूछा गया है, LDC पटवार, किसी भी एग्जाम को इस क्वेश्चन ने नहीं छोड़ा है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है और ये पूछा गया कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो वो हमारा आंसर हो जाता है 43 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो 46 गुणसूत्र है वो ध्यान रखिए, जो इसके शुरुआत के 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इससे लिंग का निर्धारण नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अलिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। और अलिंग गुणसूत्र है तो लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। और इसमें भी पिता का Y गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, LDC के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑटोसोम्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 22 जोड़े। 23वां जोड़ा या 44 गुणसूत्र बोल सकते हो ऑटोसोम्स होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। और उसमें भी बोल दे संतान में लिंग का निर्धारण कौन सा करेगा, तो पिता का Y गुणसूत्र करेगा। गुणसूत्र की इकाई या आनुवंशिकता की इकाई कौन सी होती है, तो जीन होते हैं, इंपॉर्टेंट रखना। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन होते हैं भाई। अब गुणसूत्र का पदार्थ कौन सा होता है, तो गुणसूत्र का पदार्थ कहलाता है DNA भी। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण वंशानुगति कहलाता है। और गुणसूत्रीय सिद्धांत वंशानुगति का किसने दिया था, शटन ने दिया था। और वंशानुगति के
जो नियमों का अध्ययन है वो विज्ञान की शाखा कहलाती है आनुवंशिकता। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, सभी ने पढ़ रखा है, मेडल को बोला जाता है। और मेडल कौन से देश के थे, तो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, ध्यान रखना ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे। आधुनिक में जनक को किसको बोला जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, बैटसन और मॉर्गन को बोला जाता है। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, बैटसन ने, इंपॉर्टेंट रहेगा। आनुवंशिकता का जनक है मेडल और आधुनिक में कौन है, बैटसन और मॉर्गन। मेडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो घरेलू मटर बोल सकते हो या उद्यान मटर पर किया था, और उद्यान मटर का नाम है पेशम स्टाइवम। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन कि किस पर किया था, तो मटर का नाम दे दिया था उन्होंने। और इन्होंने किया था बैटसन और मॉर्गन ने फल पक्षी में ड्रोसोफिला बोला जाता है। अगर मानव में लिंग निर्धारण की विधि पूछ ली जाए, थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ रह गया मेरे से बताने के लिए, तो वो लिंग निर्धारण विधि है, देखो XX और XY, पिता का Y गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए विधि क्या कहलाती है, वो XX-XY ये विधि है जो कि मानव जाति में लिंग निर्धारण करती है। अब आगे पढ़े, आनुवंशिकता का जनक हमने पढ़ लिया मेडल है, उद्यान मटर पर या पायसम स्टाइवम पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। ऐसे आधुनिक जनक है बैटसन और मॉर्गन, इन्होंने फल मक्खी या ड्रोसोफिला पर किए हुए। मेडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो क्या है, द्विसंकरण पर आधारित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था, तो बोल सकते हो 9:3:3:3:1 का इन्होंने रिजल्ट निकाला था। मेडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, ध्यान रखना, अलग अलग 7 जोड़ी के लक्षण, कभी उन्होंने कलर पर लिया, कभी उन्होंने तने के रंग के आधार पर किया, तो इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था मेडल ने मटर के, इतना हमें ध्यान रखना है बस। अब आगे बढ़े, तो डीएनए द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, ये दिया था वाटसन व क्रिक ने। और कब दिया, 1953 में दिया था, 1953 में वाटसन ने और क्रिक ने दिया था डीएनए द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। डीएनए संश्लेषण का संबंध किससे है, हरगोविंद खुराना से है। नेक्स्ट पढ़े एंजाइम, तो एंजाइम के लिए याद रखना है, हमने एंजाइम क्या कर दिए हैं, बुक कर दिए हैं। तो खोज की बुकनर ने नाम दिया कुहने ने, और प्रथम एंजाइम है वो जाइमेज खोजा गया, यीस्ट खोजा गया था। अब डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज और प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लिएज, अच्छा और साइंस का लेवल उठता है तो इन 4 से पक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन 4 में भी चौथा तो छोड़ना ही नहीं है हमें। देखो पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। हम लगभग कहते हैं कि देखन तो पोल देख ली, पोल देख के कोई चीज़ बना दी, तो पोल याद रखना है, तो पोल देख करके किसी चीज़ का निर्माण कर दिया, ये याद रखना है। तो डीएनए श्रृंखला का निर्माण क्या कहलाता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ हल्की होती है, हल्की पढ़ो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या चीज़ हल्की है, अलग अलग कर दो भाई। तो हेलिकेज में क्या होता है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को पृथक करना। अब है किसी को खंडों में तोड़ना, तो हम क्या कहेंगे, लाइगेज, ठीक है। और अगर किसी का प्रतिबंधित है कोई बंदा, तो प्रतिबंधित है तो हम उसको नहीं कहते कि हमारे ज़मीन पर मत आओ, आपका प्रतिबंधन है या आप नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्शन है, तो हम उसके चाकू कैंची की मार देंगे। तो डीएनए की कैंची और चाकू किसे कहा जाता है, प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लिएज। कैसे याद रखोगे, पोल देख करके हमने किसी चीज़ का निर्माण किया, हल्की चीज़ को हम अलग कर देते हैं, और खंडों में तोड़ना क्या कहलाएगा, लाइगेज कहलाता है। और प्रतिबंधित है उसके हम क्या मार देंगे, चाकू और कैंची मार देंगे। तो डीएनए की कैंची और चाकू किसको कहा जाता है, प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लिएज को कहा जाता है। पेपर में अच्छी साइंस रहेगी तो ये 4 बातें आप अच्छे से देख करके जाना, जिसमें चौथी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने पर ध्यान रखना, एग्जाम होने दीजिए। इस वीडियो से मैं आपको पक्के 5 के 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो हम 3 वीडियो में काम करेंगे या 4 वीडियो में काम करेंगे, पक्के क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से। अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, साथ बढ़ाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अच्छे नोट्स है, जिसको पीडीएफ चाहिए इनकी पीपीटी या पीडीएफ, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना भाई। चलिए, कहता है विपरीत लक्षणों के संकेतक
जिन्हीं जोड़े को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। अभी पटवार का पेपर देखना आप लोग, जेल प्रहरी का पेपर देखना, सीटी का पेपर देखना, ये एलील कितनी बार आया हुआ है। जो शब्द आता है बाई चांस आपको कुछ ना है तो एलील टिक कर देना, और तो क्या ऑप्शन में आते पक्का आपका सही हो जाएगा, 99.99% सही हो जाएगा। 70% आता है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़े को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। वैसे डीएनए टाइपिंग या प्रोफाइलिंग की खोज की थी एलेक्स जेफरी ने, और भारत में की थी लालजी सिंह ने। डॉक्टर लालजी सिंह इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना। डीएनए टाइपिंग या प्रोफाइलिंग या फिंगर प्रिंटिंग की खोज भारत में किसने की, लालजी सिंह ने, और खोज वैसे की थी एलेक्स जेफरी ने। और इसका आधार क्या रखा गया था डीएनए प्रिंटिंग का, तो ये रखा गया था डीएनए बहुरूपता। और डीएनए टेस्ट हमारे भारत में कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। तो हैदराबाद में ही है हमारा CCMB कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र। कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है CCMB, जहाँ पर डीएनए की जांच की जाती है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग की खोज किसने की, एलेक्स जेफरी ने। भारत में किसने की, लालजी सिंह ने। डीएनए टेस्ट कहाँ होता है, CCMB हैदराबाद में होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग की जो आधार रखा गया, वो आधार क्या था, डीएनए की बहुरूपता थी। और डीएनए में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिए AGTC जुड़ते हैं भाई, AGTC। इतना डीप में पढ़ाया नहीं है, बाकी किसी को देखना हो तो पहले वीडियो डाला हुआ है भाई, फिर भी कभी लगेगा जरूरत तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी नहीं जरूरत, अभी सिर्फ आप इतना ही पढ़ के जाना कि डीएनए में तो क्या जुड़ता है, AGTC याद रखना। अबे गधे टेक केयर याद रखो, अबे गधे टेक केयर। डीएनए आते ही आपको यही पूछेगा कि डीएनए में कौन सा पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। अपने आप इन ऑप्शन से आप सही कर लोगे, अबे गधे टेक केयर, ठीक है। अब क्या है, आरएनए में क्या है, टी से थायमिन होता है, तो थायमिन के स्थान पर क्या जुड़ जाता है, यूरेसिल जुड़ जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। डीएनए में जो आपका थायमिन है, टी से थायमिन होता है, सी से साइटोसिन होता है, ठीक है, जी से गुआनिन होता है। तो अगर पूछ लिया जाए थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या जुड़ जाता है, तो यूरेसिल जुड़ जाता है, ठीक है। तो यूआर याद रखना, यूआर ग्रेट, यू से क्या हो जाएगा, यूरेसिल। किस में जुड़ रहा है, आर से। आरएनए में क्या है, यूरेसिल आ जाता है, बस ये याद रखिए। वयस्क दही कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी भेड़ था भाई, बंदर का क्लोन था, उसका नाम था एंड्री। और पर पहली ट्रांसजेनिक जो गाय थी उसका नाम था रोजी। ये तीन यूं ही देख लेना, कई बार अजीब से क्वेश्चन उठा ही ले। तो पहला जो स्तनपायी था जिसकी दही कोशिका का क्लोन किया गया वो भेड़ थी, और बंदर का जो पहला क्लोन तैयार किया गया उसका नाम रखा था एंड्री। और पहला ट्रांसजेनिक गाय का नाम है वो है रोजी भाई। ये इतना कम ने यहाँ पर कवर कर लिया है अपना केंद्रक को भी। अब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। ग्रंथि वो होती है जो एक तरल पदार्थ क्या है स्रावित करती है, उसको आप हार्मोन बोल सकते हो, उसको आप एंजाइम बोल सकते हो, तो वो ग्रंथियाँ होती है। तो मानव शरीर में जो ग्रंथि है वो 3 प्रकार की है भाई, एक अंतःस्रावी, एक बहिःस्रावी और एक मिश्रित। मिश्रित से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, या पूछ लेगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बताओ, तो वो अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, और वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत। अब बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जो नलिका विहीन हो, अंदर ही अंदर जिसका स्त्रावण हो। अब इसमें नलिकाएं नहीं होती तो सीधे सीधे क्या हो रहेगा, हार्मोन रुधिर में स्त्रावित हो जाएगा। और ये हार्मोन शब्द सब किसने दिया था, बाइल्स और स्टार्लिंग ने दिया था 1905 में। बहिःस्रावी ग्रंथियों में क्या होती है, नलिका युक्त होती है, और ये एंजाइम जो कि जैव उत्प्रेरक होते हैं इनका स्त्रावण करती है। और एंजाइम को हमने अभी पर पढ़ के ही हैं, बुकनर और कुहने, याद रह जाए। प्रथम खोजा गया एंजाइम हमने पढ़ दिया, यीस्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। चलिए अब पहली ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। जहाँ पर भी एम आ जाए तो आपकी ग्रंथि होगी पीयूष ग्रंथि। एम का मतलब मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मटर के दाने जैसी ग्रंथि बताओ, पीयूष ग्रंथि। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, तो सबसे छोटी या सूक्ष्म ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। और एम से एम मस्तिष्क के आधार में स्थित है, ये हाइपोथैलेमस में अटकी हुई है भाई।
तो मस्तिष्क के आधार में स्थित ग्रंथि बताओ कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट रहता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। हाइपोथैलेमस कब पढ़ा था? मस्तिष्क पढ़ रहे थे पीछे वाली वीडियो में, तब हमने पढ़ा था शरीर के ताप नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस। थैला थैला याद किया था, याद आ रहा है तो हमने, याद आ गया होगा। थोड़ा सा खाने पीने की इच्छा हो तो किस में रहेगा? हाइपोथैलेमस में। याद करो थोड़ा सा, जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है भूख, प्यास और ताप नियंत्रण का केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। हमने ये याद किया था, थैले में हम भूख प्यास की चीजें रखते हैं ताकि ताप का नियंत्रण रह सके। अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी बात करें तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसी को बोला जाता है गर्भपात का हार्मोन या प्रसव हार्मोन। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आ सकता है। गर्भपात का हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन, इसी को बोला जाता है और ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन है दुग्ध संश्लेषण का हार्मोन। आफ्टर बर्थ ये क्या है? हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि व्यक्ति का पूरी ग्रोथ करता है बॉडी की, अगर इसकी कमी है तो कौन से रोग हो जाते हैं? बड़े ज़्यादा हो तो कौन से रोग हो जाते हैं? ये सिंपल है, कमी से बोनापन आ जाता है और बड़ी से क्या होता है? जो खली जैसे होते हैं वैसे बड़ी बड़ी देह वाले बंदे हो जाते हैं भाई, ठीक है। एडीएच हार्मोन होता है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ा देख लेना भाई। ये पुरुष में तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है और महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अब दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे तो वो है पीनियल ग्रंथि। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहती है। एक पीनियल हुआ, एक पीयूष हुआ, एक थायराइड हुआ, एक एड्रिनल हुआ। ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ये याद रखो, पीनी है। तो कोई भी बंदा पीनी है करते हुए पी लेता है तो सदैव किस कहाँ पर जाकर के गिरता है? मिट्टी में या रेत में गिरा हुआ मिलेगा, तो मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। और पीने से, कोई पीने वाला बंदा घड़ी नहीं देखता कि क्या टाइम हुआ, बस वो पीने की कोशिश करता है। या बोल सकते हो वो 8 बजे ठेका बंद होता है तो उससे पहले ले आता है अपना पीने का जुगाड़, तो वो घड़ी देखता है भी। पीने वाला बंदा क्या देखता है? घड़ी देखता है, तो जैविक घड़ी भी बोला जाता है। खुद बताओ, अगर आप कोई भी बंदा पी करके चलता है, अचानक से कोई भी गाड़ी वाला बाइक से उसके प्रकाश लगता है आंखों पर, तो अचानक से वो इधर उधर प्रभावित होगा, उसको दिखेगा, अचानक चकाचौंध हो जाएगी उसके। तो प्रकाश द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है या ग्रंथि कौन सी है? तो वो पीनियल ग्रंथि है भी। अब पीने के बाद में आदमी की तीसरी आंख खुल जाती है, वो उसको लगता है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा, बिल्कुल ध्यान से चल रहा हूँ, तो बहुत सतर्क हो जाता है, तो तीसरी आंख खुल जाती है। बोल देना क्या याद रखना है? पिया हुआ बंदा रेत पर गिरेगा, पिया हुआ बंदा क्या देखेगा? घड़ी में टाइम देखेगा कि ठेका बंद ना हो जाए, और पीने के बाद में वो प्रकाश द्वारा प्रभावित होगा और उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। तो पीनियल ग्रंथि के ये नाम रहते हैं भाई। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सुनना पूरा नाम, बात बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? वो है अग्नाशय। इन तीनों बातों पर थोड़ा गौर करना, ठीक है। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि अंग्रेजी अल्फाबेट में से कौन सी ग्रंथि है जिसका अंग्रेजी अल्फाबेट जैसा आकार है? तो थायराइड ग्रंथि है, वो एच आकृति की है भाई। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, एच आकृति की होगी, और थायराइड से हार्मोन निकलता है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, ठीक है। तो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर है थायराइड के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, वो है पैराथायराइड ग्रंथि। 4 होती है ये। तो पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है पैराथ हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये विटामिन डी की तरह काम करता है भाई, वो विटामिन डी की तरह काम करता है। पैराथ हार्मोन क्या करता है? रक्त में कैल्शियम को तो बढ़ाता है, फास्फोरस को कम करता है। तो बोल सकते हो कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, ये याद रख लेना। पैराथ हार्मोन कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो विटामिन डी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? विटामिन डी में भी तो कैल्शियम ही होता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और पहली कौन सी है? यकृत। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय है, पक्का क्वेश्चन बनता है अग्नाशय से। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है इंसुलिन, और इंसुलिन है एक प्रकार का प्रोटीन, और जिसमें कौन सा तंतु पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है
और इंसुलिन के टिक्के की खोज किसने की थी? बेस्ट तथा बेटिंग ने की थी। और संरचना पर बात की थी एफ सेंगर ने, जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होगा? अग्नाशयी ग्रंथि से, और इसमें जिंक पाया जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, और इंसुलिन कम स्रावित होता है तो क्या मधुमेह रोग हो जाता है। थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो इंसुलिन का स्रावण कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय ग्रंथि से। टीके की खोज की थी बेस्ट तथा बेटिंग ने, और इंसुलिन की संरचना पर बात की थी एफ सेंगर ने। अगली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। सिंपल पेपर के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखो, ये ग्रंथि अगर हटा दी जाए अचानक से तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब भी आपको डर लगता है, आपका उत्तेजना आ जाती है, तो ये ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है और ये हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। और ये क्या करता है? करो, मारो, भागो, दौड़ो, उड़ो, मारो, उड़ो, ऐसी बातें या इस हार्मोन के नाम है भाई। 3F हार्मोन, 4S हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रिनल या एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। और जब ये स्रावित होगा तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से हार्मोन के स्रावण से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? तो एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से हृदय धड़कनें बढ़ जाती है। अगला हार्मोन पढ़े तो प्रोजेस्टेरोन है, जो महिलाओं के हार्मोन पर आ जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन है गर्भधारण का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या है? गर्भधारण का हार्मोन है। निषेचन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना, अंडवाहिनी में क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। गर्भावधि पूछ ली जाए तो सदैव याद रखिए, गाय और मनुष्य की गर्भावधि सेम होती है, 9 माह या 275 दिन बोले जा सकते हैं। भैंस की होती है 10 महीने 300 दिन, चूहे की कम रहती है 21 दिन, सबसे ज़्यादा गर्भावधि है हाथी की 630 दिन, और बकरी की पूछी जाए तो 150 दिन। राजस्थान में पशु संपदा है तो वहाँ पर बकरी हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, इनकी गर्भावधि पूछी जा सकती है। तो यहाँ से नहीं है तो वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाना भाई। गाय की और मनुष्य की गर्भावधि तो इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है 9 माह। अब है मनुष्य में जो अंग है वर्षण, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है? हम इंपॉर्टेंट हार्मोन ही पढ़ लेते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन हार्मोन भी बोला जाता है। इससे दाढ़ी मूंछ आने स्टार्ट होते हैं। इससे क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट होते हैं। तो अभी तक के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव रोग और जो बचे हुए टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कहूँगा ये थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए। 28 पेज या 30 पेज का मैटर है टोटल, जिसको भी आप अगर एक पेज पर 4 निकलवाते हो तो 7 या 8 पेज में हमारी देखा जाए तो साइंस कवर हो जाएगी। अच्छी थ्योरी पढ़िए, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम बन रहे हैं तो क्वेश्चन थ्योरी से कवर होंगे, PYQ MCQ से नहीं होंगे। तो इस थ्योरी को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, स्पीड से देख लीजिए भाई। एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद में 2x स्पीड से देख लो, तो आपका लगभग 3 घंटे में या 2 घंटे में आपकी अच्छे से साइंस तैयार हो जाएगी और इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही है। और जिसने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लेवें और नोटिफिकेशन ऑन कर लेवें, ताकि जो वीडियो है आपको मिल जाए। और किसी कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं उस पर शॉर्ट एंड स्वीट हमारी लोकल भाषा बोल सकते हो या देसी तड़के के साथ में सर्व करता हूँ आपके लिए बढ़िया सा जायकेदार टॉपिक बढ़ा करके। ठीक है, साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।